हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों म्यांमार में ऑलरेडी जहां सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं वहां प्रकृति ने अपना कहर ढाया है और आप देख पा रहे हैं कि 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है जो वो म्यांमार के सेंट्रल पार्ट को हिट किया है। यानी कि जो इसका इपी सेंटर है वो म्यांमार का सेंट्रल पार्ट रहा है और कई देशों में इसके झटके महसूस किए गए हैं, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और चाइना। थाईलैंड में बैंकॉक सिटी जहां 17 मिलियन की आबादी है, वहां पर उतनी 17 मिलियन की आबादी वाले शहर में तेज झटकों को महसूस किया गया है। आप समझ पा रहे होंगे कि यह काफी चिंता का विषय है। 7.7 मैग्नीट्यूड काफी हाई मैग्नीट्यूड माना जाता है। आम भाषा में समझने के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये समुद्र तल पर 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी जैसी लहरों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसकी गंभीरता को। और ऑब्वियसली अच्छी बात अभी फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें यह है कि कोई कैजुअलिटीज की खबरें अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली प्रॉपर्टी लॉस और आप कह सकते हैं डैमेज बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर देखने को मिला है ना। काफ़ी ज़्यादा लॉस है जो वो देखने को मिला है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका बैंकॉक। इस नक्शे में देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये रहा आपका बैंकॉक, है ना। और यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि म्यांमार में, सेंट्रल म्यांमार वाले पार्ट में, स्पेशली अगर जगह में बताऊं आपको तो मोनाइवा करके जगह है ना। इधर सेंट्रल म्यांमार में इधर इस जगह पर मोनाइवा करके जगह है। उस जगह से लेकर के मतलब आप कह सकते हैं मोनाइवा से 50 किलोमीटर की दूरी पर उसका एपिसेंटर रहा है। ठीक है, तो ये आप दूरी समझ पा रहे होंगे कि ये झटके हैं जो वो इधर महसूस किए गए हैं। और यहां तक अगर तेज झटके महसूस किए गए हैं तो फिर चिंता की बात है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि देखिए, अगर हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं तो ये किस जगह पर लोकेटेड है, इस जगह को हमें थोड़ा सा समझना होगा। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये विश्व का वो हिस्सा दिखाया गया है जहां पर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज बनते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन अभी थोड़ा देर में हम डिस्कस करेंगे कि सर क्या कंडीशन होती है कि जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, क्या कंडीशंस होती है, कौन सी वो वेव्स हैं जो अर्थक्वेक के लिए जिम्मेदार होती हैं। इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका रिंग ऑफ फायर वाला पोर्शन है जिसमें कि ये जो रेड आपको दिख रहा है ये संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें कि भारत को देखिए, है ना। भारत के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका भारत का पूरा हिस्सा लगभग माना जाता है 59% वाला जो पार्ट है भारत वाला, ये माना जाता है कि अर्थक्वेक आने के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, भारत वाला पार्ट देखिए, भारत वाले पार्ट में ये आपको पूरा रेड दिख रहा होगा, मतलब भारत एक बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन जोन में का पार्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हिमालयन बेल्ट है और हिमालयन बेल्ट वाला जो पार्ट है वो पूरा अर्थक्वेक जोन माना जाता है। क्यों माना जाता है अभी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इसी के पास यहां पर ये आपके जो ये जो हिमालयन का साउथवर्ड टर्न है ना, इस वाले पूरे हिस्से में और इसी का जो एक्सटेंशन है वो आपका म्यांमार तक गया हुआ है और इसके जो झटके हैं वो हमने बैंकॉक तक महसूस किए। ठीक है, तो यहां पर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ये बात समझना होगा कि भाई अर्थक्वेक प्रोन एरियाज जो होते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज देखिए हमारे, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में डायरेक्ट टॉपिक है। दूसरी बात, अगर आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो भी जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, है ना, में ये डायरेक्टली आपको कवर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज कि अर्थक्वेक क्या है, पहले अर्थक्वेक क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अर्थक्वेक क्या है की तरफ अगर हम जाएं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इसको हम हिंदी में भूकंप कह रहे हैं, तो सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या है कि भूकंप कह रहे हैं तो भूकंप का मतलब यहां पर हुआ भूमि का कंपन। और भूमि का कंपन समझिए, भूकंप यानी भूमि का कंपन। अब क्यों हो रहा है ये कंपन, भूमि का कंपन क्यों हो रहा है, सवाल ये उठता है। अगर हम भूमि के कंपन के बारे में बात करें तो यानी कि मैंने कहा कि पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाला डिस्टरबेंस, है ना, पृथ्वी के भीतर है जो वो कुछ कंपन हुआ है जिसकी वजह से यहां पर स्पेशल विशेष तरंगें निकलती हैं जो कि भूकंप के लिए निर्णायक हो सकती हैं।
आप ये कह सकते हैं कि वो तरंगे किसी जगह पर हमें दिखती हैं, किसी जगह पर हमें नहीं दिखती हैं। और ये ही तरंगे किस चीज के लिए जिम्मेदार होती हैं? ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए, आंतरिक संरचना के लिए जो भूकंपीय तरंगे हैं वो जिम्मेदार होती हैं। भूकंपीय तरंगे, ठीक है, भूकंपीय तरंगे हैं जो वो जिम्मेदार होती हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि किन तरंगों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है मामला यह है कि अगर हम भूकंप के बारे में बात करते हैं तो देखिए, भूकंप है जो वो दो तरीके की, आप ये कहेंगे इसमें मिली तरंगों की तरंगे हैं जो वो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। तो भूकंप में अगर हम बात करते हैं तो एक होती हैं आपकी बॉडी वेव्स और एक होती हैं आपकी सरफेस वेव्स, जिसको हम भूगर्भित तरंगे कह सकते हैं। भूगर्भित तरंगे और होंगी एक सतही तरंगे, और होंगी एक सतही तरंगे। भूगर्भित तरंगों के बारे में बात करें तो यहां पर होती है पी वेव और एस वेव। ध्यान में रखिए कि पी वेव है जो, ये वो तरंगे हैं जो आपकी सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में ही ट्रेवल कर सकती हैं। और एस है जो वो ओनली सॉलिड, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में, ओनली सॉलिड में ही ट्रेवल करेंगी। सतही तरंगों की अगर हम धरातलीय तरंगों के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएंगी आपकी एल वेव और आपकी आर वेव्स। एल वेव और आर वेव, अगर इनके बारे में बात करें तो देखिए, अब आप ये बात समझिए कि सबसे पहले पी वेव है जो वो ट्रेवल करती है। पृथ्वी के भीतर की अगर हम संरचना के बारे में बात करें, हालांकि ये बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के भीतर की अगर आप संरचना के बारे में बात करते हैं तो आप ये बात समझ पा रहे हैं, कि सर इस पूरी पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ दुर्बलता मंडल है ना, ये दुर्बलता मंडल, मान लीजिए कि ये आपका दुर्बलता मंडल वाला पार्ट है। और ये पूरा जो दुर्बलता मंडल वाला पार्ट है, इस दुर्बलता मंडल में जो है वो, ठीक है, इस तरीके से ये प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आपकी प्लेट्स हैं। और कैसी भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल भी सामने हो सकती है और ओशियनिक कॉन्टिनेंटल, दोनों तरीके की सामने हो सकती है। जो बच्चे नहीं जानते हैं कि प्लेट क्या होता है, तो बस आप ऐसे समझ लीजिए कि हम एक नाव में सवार हैं, हम सब, ये पृथ्वी है और उसके ऊपर कुछ नाव तैर रही है। इस नाव को आप ऐसा मान लीजिए कि इस तरीके से एक नाव है, जिसमें से ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके ऊपर यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ये पूरा क्या हो गया बेटा, समुद्र हो गया। ये वाला हिस्सा समुद्र मानते हैं और यहाँ मैं और आप रहते हैं, ठीक है, मैं और आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, हम और आप यहाँ पर रहते हैं। अब ये आपका कॉन्टिनेंट हो गया, तो इसको हम कहते हैं बेटा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ठीक। तो ये एक हिस्सा हो गया, तो ये हो गई पूरी एक प्लेट, जिसमें से ये हिस्सा ओशियनिक क्रस्ट कहलाता है और ये हिस्सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है। और इस तरीके से कई सारी प्लेट्स हैं जो वो पूरी एक किसके ऊपर तैर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, दुर्बलता मंडल के ऊपर। और ये जो दुर्बलता मंडल है बेटा, ध्यान देना इस पर, ये दुर्बलता मंडल आपका कितना है, दुर्बलता मंडल है जो लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान है तो आप ये बात भी समझ पा रहे होंगे कि सर दुर्बलता मंडल में 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान, मतलब कोई भी चीज जाएगी जाकर के पिघल जाएगी, है ना, कोई भी चीज जाएगी तो जाकर के पिघल जाएगी। और अब आप इस बात को समझिए कि अगर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि ये बाल्टी है जो कि पानी से भरी हुई बाल्टी है ना, पानी से भरी हुई बाल्टी, 2 मिनट में मान लीजिए, जो कि जिसको मैं दुर्बलता मंडल कह रहा हूं, कि मान लीजिए कि बाल्टी है जो कि पानी से भरी हुई है, और पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर आप बैठते हैं तो क्या होता है, भीतर का पानी बाहर आता है। और क्योंकि भीतर का पानी बाहर आता है तो वो क्या करता है, एक जोर लगाता है ना, एक जोर लगाएगा, और अगर वो किसी चीज से टकराएगा तो अगर वो चीज कैसी है, वो चीज हल्की है तो उस पर वो कंपन करेगा। तो ये बात समझिए, इस बात को समझिएगा कि भाई जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल लिया और दो ओशियनिक प्लेटों को आपस में
टकराने के लिए कह दिया कि भाई ये दोनों आपस में टकराएंगी। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, तो क्या स्थिति बनेगी? तो क्या स्थिति बनेगी? तो होगा क्या बेटा? होगा क्या बेटा? आप समझ लीजिए कि ये वाली है जो एक तरफ जो भारी वाली होगी, जो भारी वाली होगी वो नीचे चली जाएगी, और जो आप ये कहेंगे कि ये ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, और जो हल्की वाली है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं कि ये इसके ऊपर चढ़ गई, है ना, ये इसके ऊपर चढ़ रही है, और मैं अगर ये कह रहा हूं कि ये भारी वाली है जो वो नीचे जा रही है, भारी वाली नीचे जा रही है, और ये इसके ऊपर चढ़ गई, तो ये नीचे कहाँ जा रही है? नीचे तो क्या है? नीचे ये वाला दुर्बलता मंडल है, नीचे दुर्बलता मंडल है बेटा। और दुर्बलता मंडल का तापमान मैंने कितना बताया? 1900 डिग्री सेल्सियस बताया। 1900 डिग्री सेल्सियस का तापमान जब बेटा नीचे जाएगा तो इस तापमान में कोई भी चीज पिघल जाती है। जब ये पिघलेगी तो फिर उसके बाद ये फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगा करके इस धरातल पर टकराएगी। जब ये इस धरातल पर टकराती है, तो आप ये कह सकते हैं कि धरती का कंपन होगा सर। टकराते ही धरती का कंपन होगा, और फिर वो आगे की बात है कि अगर इसमें कितना बल है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर इसमें मान लीजिए इतना बल है कि इसको तोड़ करके ये इस पार निकल आई, तो यहाँ पर हम ज्वालामुखी का उद्गार कह सकते हैं कि ज्वालामुखी आएगा, है ना, ज्वालामुखी आएगा, है ना। ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये अगर तोड़ करके बाहर निकल जाएगी तो हम कहेंगे कि सर ये ज्वालामुखी आ जाएगा। और अगर ये इस पर टकराई, लेकिन कोई भी कंडीशन हो कि जब वो उस पर टकराएगी तो ये तो पक्की बात है कि ट्रमर करेगा, कंपन तो होगा, और ये जो कंपन होगा यही आपका भूकंप है ना। अब आगे की प्रक्रिया तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, और मैंने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप उसको भी देख सकते हैं वहां से जाकर के। तो मैं आपको एक शॉर्ट में मैंने बस आपको अभी फिलहाल ये बता दिया कि जो मैंने बोला है कि जो प्लेट है वो क्या होता है। तो प्लेट ये रही, है ना, प्लेट ये रही, और जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही तो आप कहोगे सर प्लेटें चल क्यों रही हैं? क्योंकि बेटा वो दुर्बलता मंडल नामक अर्ध तरल, ये कैसा है? अर्ध द्रवित, कुछ भी कह सकते हैं, अर्ध तरल, है ना, सेमी विस्कस लिक्विड में यहाँ पर इसके ऊपर ये तैर रही हैं। क्योंकि सेमी लिक्विड में अगर ये तैर रही हैं तो फिर भाई किसी भी पानी के ऊपर कोई चीज अगर पड़ी हुई है तो उसके ऊपर अगर तैरेगी तो मूव करेगी ना, मूव करेंगी, और जब ये दोनों आपस में टकराती हैं, हालांकि समझिए, है ना, अगर हम विस्तार में जाएंगे तो ये अपने आप में कितनी, लगभग 100 किलोमीटर की मोटी परत है। ये जो हम एक प्लेट बोल रहे हैं ना, ये प्लेट छोटी मोटी प्लेट नहीं है, 100 किलोमीटर मोटी प्लेट है, ठीक है। और ये किससे बनी हुई है? ये प्लेट बनी हुई है 35 किलोमीटर के आप कह सकते हैं कि सर स्थल मंडल वाले पार्ट से, भूपर्पटी से, और 65 किलोमीटर मतलब भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट से, और जो 65 किलोमीटर का क्या है? मेंटल का ऊपरी पार्ट, ठीक है, मेंटल का ऊपरी पार्ट, ठीक, 65 किलोमीटर का ऊपरी पार्ट मेंटल का, ठीक है। तो 65 किलोमीटर का मेंटल का ऊपरी पार्ट और 35 किलोमीटर की भूपर्पटी मिला के हुआ 100 किलोमीटर की ये एक पूरी आपकी प्लेट बनती है, ठीक है। अब ये वाली जो प्लेटें हैं ये आपस में घूम रही हैं, मूव की, टकराएंगी, नीचे जाएगा माल। जब नीचे जाएगा तो नीचे खौलती हुई भट्टी लगी हुई है और वो उसको पिघला करके इसको तोड़ देगी, ठीक है। और जब ये इसको धरातल पर टकराएगी तो यहां पर ट्रमर होगा, धरती का कंपन होगा। आ जाते हैं वापस पीछे वाले स्लाइड पर, और अब भूकंप को समझिए। बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा समझा दिया है। भूकंप में भूगर्भित तरंगे, सतही तरंगे, भूगर्भित तरंगों में पी तरंग, एस तरंग, पी तरंग है जो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में ट्रेवल करती है। और ये जो तरंगे हैं ये आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये तरंगे हैं जो ये एक ग्राफ बनाती हैं जो कि जिसके आधार पर हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को, आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। अब समझिए ये बात कि ये जो पी वेव है ये सबसे पहले देखो बेटा ट्रेवल करती है, ठीक है। सबसे पहले है जो ये पी वेव ट्रेवल करती है, और जब ये पी वेव जब पहुंचेगी उसी के पीछे फिर एस पहुंचती है, ठीक है। ये नहीं ट्रेवल करती, मतलब ये जो पी और एस मैंने बोला है, पी एंड एस जो मैंने बोला है, ये दोनों कैसी हैं? ये ऊर्ध्वाधर गति कर रही है बेटा, ऊर्ध्वाधर गति कर रही हैं। ये दोनों ही ऊर्ध्वाधर गति कर रही हैं। और एल और आर है जो ये क्षैतिज संचरण के लिए जिम्मेदार हैं,
क्षैतिज संचरण के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब कहने का कि नकारात्मक तरंगे, खतरनाक तरंगे ये नहीं है, ये वाली है जो तोड़फोड़ मचाई है इन्होंने म्यांमार में। जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई है वो एल और आर ने तोड़फोड़ मचाई है। मतलब इनको हम नकारात्मक या खतरनाक भी कह सकते हैं, खतरनाक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो ट्रेवल कर रही हैं और फिर जब ये सतह पर टकराती हैं, जब ये पृथ्वी की सतह पर टकराती हैं तो फिर उसके बाद फिर उत्पन्न होती हैं आपकी कौन सी, एल और आर तरंग। और एल और आर हैं जो ये जिम्मेदार हैं क्षैतिज संचरण के लिए। तो ये जो हमें झटके महसूस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि ये फोकस पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है और जिस जगह पर ये फोकस पॉइंट है, जिस जगह से ये पूरी कहानी शुरू होती है ना, जिस जगह से ये पूरी कहानी शुरू होती है, हम कह सकते हैं कि सर ये फोकस पॉइंट है जिसने बल उत्पन्न किया। और फिर जब ये जिस जगह पर सीधा सीधा टकराएगा बेटा, है ना, जब ये सीधा सीधा जिस जगह पर टकराएगा, है ना, ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जहां पर टकराएगा, दिस विल नोन एज इपीसेंटर, इपीसेंटर, है ना। और इसको फोकस या हाइपोसेंटर कह सकते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में जाएगी, ये किसी भी हर दिशा में जाएगी, है ना। ये जो इसकी वेव्स है ये हर दिशा में संचरण करेंगी। ठीक है, ये हर दिशा में संचरण करेंगी, है ना, ये हर दिशा में संचरण। अगर ये कोर वाला पार्ट है तो ये आप कहेंगे कि हर दिशा में संचरण करेंगी। ठीक है, ये हर दिशा में संचरण करेंगी क्योंकि पी तो हर जगह चली जाएगी, पी वाली तो है तो वो तो हर जगह चली जाएगी, सिवाय एक हिस्सा बनता है, वो थोड़ा सा डिटेल का पार्ट है, डिटेल डिस्कशन का पार्ट है, 105 डिग्री से 145 डिग्री को छोड़ करके, जो कि शैडो जोन कहलाता है। ठीक है, जो कि शैडो जोन कहलाता है, 105 डिग्री से 145 डिग्री था। ये वाला हिस्सा अगर हम छोड़ देते हैं तो ये सब जगह ट्रेवल करती है, ये सब जगह ट्रेवल करती है पी वाली। लेकिन एस वाली है जो ये पी वाली तो पूरे में ट्रेवल कर रही है, पी वाली। ठीक है, लेकिन अगर हम एस वाली की बात करते हैं तो एस वाली है जो वो आपकी कहां कहां ट्रेवल करेगी, एस वाली है जो वो आप कहेंगे कि ये हो गया इसका एपी सेंटर, ये सब जगह जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। और ये 105 डिग्री से 105 डिग्री ये वाला जो क्षेत्र है इसको छोड़ के बाकी पूरी जगह पर ये भी जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि सर पी वेव्स हो गई और एस वेव हो गई, ये एस वेव हो गई, एस वेव। ठीक है, ये एस वेव, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया और ये इसका इपी सेंटर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और ये मान लीजिए कि कोर है, ये कोर है। तो एस वाली है जो वो इधर ट्रेवल नहीं करती है, ये इसका छाया क्षेत्र बनाती है। ये वाला पूरा पोर्शन है जो ये छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, ये छाया क्षेत्र बनाती है। इधर आप देखेंगे तो ये छाया क्षेत्र बन रहा है, ये छाया क्षेत्र बन रहा है। ठीक है, ये छाया क्षेत्र है जो वो इसका यहाँ पर बन रहा है। तो ये पी का हो गया और ये एस का हो गया, बाकी सब जगह ये पूरे में ट्रेवल करती है। तो झटके हैं जो वो जो एपिसेंटर होगा वहां पर सबसे ज्यादा तेज झटके महसूस होते हैं, सबसे ज्यादा तेज झटके वहां और फिर उसके आसपास। तो संचरण हर जगह हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो झटके महसूस होते हैं वो एपिसेंटर पर महसूस होते हैं। रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, दो स्केल होते हैं, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, जिनसे हम इनको नापते हैं, मापन का काम करते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की रीडिंग ये करते हैं और 1 से 12 तक की रीडिंग जब 10 के ऊपर जाता है तब मर्केली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कुछ जानकारी मैंने यहाँ पर आपको देने का प्रयास किया है, जिसमें कि अभी ये देखिए आप यहाँ पर कि ये हमारा अर्थक्वेक प्रोन जोन है जो मैंने आपको बताया, और ये आपका वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जो झटके हैं जो महसूस किए गए, ये म्यांमार का सेंट्रल वाला पार्ट हुआ और ये बैंकॉक वाला हिस्से तक हमने इसके जो झटके हैं वो महसूस किए हैं। ठीक है, तो ये वो अर्थक्वेक है जो कि अभी म्यांमार में आया है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है, आशा करते हैं कि आगे भी नहीं होगी, है ना। और जो नुकसान हुआ है उसके तो भरपाई की ही जाएगी, है ना। इसके अलावा एक और चीज जो आप याद रखेंगे वो ये है कि जब भूकंप आएगा तो हमें क्या करना है। भूकंप की कंडीशन में जब भूकंप आएगा तो हमें बचाव के लिए क्या करना है। तो देखिए सबसे पहली बात है आपको शांत रहना है, हड़बड़ाना नहीं है, शांत रहना है और किसी खुले स्थान की तरफ भागना है।
खुले स्थान की तरफ जाना है, खुले स्थान। ठीक है, अगर हड़बड़ाहट करेंगे तो भी एक समस्या है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट वाला इशू भी यहां पर खड़ा हो सकता है। तो देखिए, एक शांत रहना है, दूसरा आपको खुले स्थान की ओर जाना है, भारी वस्तुओं से दूर रहना है, भारी वस्तुओं से दूर रहना है, भारी वस्तुओं से दूरी बनानी है, दूरी। ठीक है, भारी वस्तुओं से दूरी बनानी है। और आपके पास एक और है कि आप कोई ठोस सा फर्नीचर देख करके, भारी या ठोस फर्नीचर देख करके, कोई ठोस फर्नीचर देखकर उसके नीचे छिपे, उसके नीचे छिपे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जब भूकंप आएगा तो ये कुछ बचाव कार्य करने। क्यों ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और वैसे भी आपके खुद के हिसाब से, क्योंकि आप कहाँ रहते हैं, आप जहां रहते हैं वो है भारत, और भारत है जो वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, संवेदनशील किस चीज के लिए, अर्थक्वेक के लिए। क्यों है संवेदनशील, अर्थक्वेक के लिए संवेदनशील होने का कारण है, यहां पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला है ना, तो ये आपका इंडियन प्लेट का पार्ट हो जाता है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई हमारा यहाँ पर इस तरीके से 3 रेंजेस जो आपको देखने को मिलती है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका यूरेशियन प्लेट्स का पार्ट है। ऊपर वाला जो हिस्सा यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय है, इनका निर्माण हुआ है। तो यानी कि 2 कॉन्टिनेंट्स के टकराने की वजह से ही तो ये निर्माण हुआ है ना। तो 2 कॉन्टिनेंट, मैंने अभी प्लेट्स आपको जब प्लेट समझाई, तो ऊपर से आने वाली यूरेशियन प्लेट और नीचे से आने वाली ये आपकी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है ना, ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट की वजह से यहां पर ये हिमालय की संरचना बनी है, हिमालय की संरचना बनी है। अभी जो मैंने आपको प्लेट्स के बारे में समझाया था वो यही तो था कि भाई दो प्लेट्स हैं जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जब ये आपस में टकराएंगी तो इससे क्या होगा कि यहां पर भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। ज्वालामुखी की प्रक्रिया यहाँ नहीं होती, लेकिन भूकंप के लिए ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं संवेदनशील क्षेत्र है। क्योंकि जब ये दोनों एक जैसी प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो ये नीचे जाकर के पिघलती नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है, दो है, ये दोनों आपस में टकराएंगी है ना, और फिर उसके बाद ये एक के ऊपर एक चढ़ेंगी। ठीक है, एक हल्की सी नीचे, और ये इसके ऊपर एक ये चढ़ जाएगी। और जब ये दोनों एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी तो ये कहेंगे कि नीचे तो नहीं जा रही हैं, लेकिन हर बार ये टकरा रही हैं। और जैसे जैसे ये टकरा रही हैं वैसे वैसे आप ये समझ पा रहे होंगे कि ट्रमर्स आएंगे, झटके आएंगे। तो भारत वाला क्षेत्र भी बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। और चलिए आगे बढ़ूं मैं, इससे पहले मैं आपको हमारे बैच के बारे में बता देते हैं। ये हमारा संपूर्ण बैच है जिसकी मंथ एंड सेल यानी कि मार्च एंड सेल है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 31 मार्च तक ये सेल आपके लिए मौजूद है। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और सिल्वर बैच हमारा 8,499 में, गोल्ड वाला 17,999 में, प्लेटिनम वाला 26,999 में आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।